हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बहुलक निर्माण के दौरान होने वाली प्रक्रिया के आधार पर बहुलक के प्रकार का अध्ययन करेंगे। इसमें अन्य क्लासेस से एक चीज भिन्न होगा, क्योंकि चूंकि ये बहुलक की प्रक्रिया पर आधारित है, तो इसमें हम लोग बहुलक निर्माण के दौरान जिन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है उन प्रक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सारी प्रक्रियाओं के तो क्रियाविधि जो है उनका डिटेल है नहीं सिलेबस में, तो जिनका डिटेल है उसको यहाँ पे पढ़ेंगे। अब बाकी जो प्रक्रियाएं हैं उसको हम लोग कार्बनिक रसायन के विभिन्न चैप्टरों में क्रिया मैकेनिज्म जिसे कहते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर हम इस संदर्भ में वर्गीकरण करें कि बहुलक के निर्माण के दौरान कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया गया है, तो हम लोग बहुलक को दो प्रकार से वर्गीकृत करेंगे कि किस तरह से बहुलक का निर्माण हुआ है। सबसे पहली बात, इस चीज को ध्यान देंगे हम लोग। तो यदि मैं इस प्रकार से इसका बहुलक का वर्गीकरण करता हूं, तो पहला होता है, चाहे पहले हेडिंग डालते हैं, यानी बहुलकन की क्रिया विधि के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। इस चीज को ध्यान दीजिए। तो यदि इस आधार पे मैं वर्गीकरण करूंगा, तो एक तो होगा श्रेणी, एक होगा आपका श्रेणी क्रम और एक होगा श्रृंखला। श्रेणी यानी स्टेप यानी पद वृद्धि बहुलकन, और दूसरा होगा श्रृंखला वृद्धि बहुलकन। तो एक होगा श्रृंखला वृद्धि बहुलक, जो बेटा जी इसे हम योगात्मक बहुलकन द्वारा प्राप्त करेंगे, और दूसरा होगा पद यानी स्टेप ग्रोथ, यानी पद वृद्धि बहुलक, जो संघनन बहुलकन से प्राप्त होगा। इस चीज को समझते हैं। तो एक हमको आज का जो मैकेनिज्म है उसमें पहला जो हमें पढ़ना है, योगात्मक बहुलकन क्या होता है। फिर हमें पढ़ना है कि संघनन बहुलकन क्या होता है, उसके उदाहरण देखेंगे, और यही आज का डिटेल क्लास रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लेंगे श्रृंखला श्रृंखला वृद्धि बहुलक, जो योगात्मक बहुलकन से प्राप्त होगा। योगात्मक बहुलकन। अब जरा देखिए बेटा, सीधी बात है कि भाई योगात्मक का मतलब ही हो गया कि बहुलक का वह प्रकार जो योगात्मक अभिक्रिया का प्रतिफल हो। यानी इसमें हम कह सकते हैं
कि बहुलक का वह प्रकार जो योगात्मक अभिक्रिया का प्रतिफल होता है, जो योगात्मक अभिक्रिया का प्रतिफल होता है। समझ गए? अब योगात्मक अभिक्रिया का प्रतिफल का क्या मतलब होता है कि इसकी सबसे पहली शर्त होगी, सभी अभिक्रियाएं तो योगात्मक होंगी नहीं, तो योगात्मक अभिक्रिया की सबसे पहली जो शर्त है तो योगात्मक बहुलकन में सम्मिलित जो एकलक होते हैं वे असंतृप्त होते हैं। अब देखिए, असंतृप्त का मतलब होता है अर्थात उनमें पाई आबंध उपस्थित होता है, अर्थात उनमें पाई आबंध उपस्थित होता है। अब पूछेंगे कि इससे क्या होता है, तो हमें आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर से आप जानिए कि एक पाई आबंध अगर टूटता है तो दो सिग्मा आबंधों का निर्माण होता है। एक पाई आबंध टूटकर दो सिग्मा आबंध का निर्माण करता है। अब ये देखिए कि एक पाई आबंध टूटेगा और दो सिग्मा आबंध का निर्माण करेगा, और मतलब जो योगात्मक बहुलक होंगे वो सिंपल सी बात है, एक एक करके जुड़ते चले जाएंगे और श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये एक एक करके जो जुड़ने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है, तो योगात्मक अभिक्रिया जो होती है तीन प्रकार से संपन्न होती है। यह बहुलकन तीन प्रकार से संपन्न होता है। यह बहुलकन तीन प्रकार से संपन्न होता है। ये देखिए, यह बहुलकन तीन प्रकार से संपन्न होता है। पहला, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकन। दूसरा, धनायनिक योगात्मक बहुलकन। और तीसरा, ऋणायनिक योगात्मक बहुलकन। ये स्थिति बनती है, समझ लीजिए। कौन कौन? मुक्त मूलक, धनायनिक और ऋणायनिक बहुलकन। हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, इसमें एक चीज तो आप समझ जाइए कि मुक्त मूलक में आपका जो अभिक्रिया को आगे संचरित करेगा वो एक मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल होगा। यानी इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट
यानी अभिक्रिया का जो अभिक्रियक कहिए, यानी रिएक्शन रिएजेंट भी कह सकते हैं इसको। माने जो अभिक्रिया के दौरान बनेगा और अभिक्रिया को आगे भी बढ़ाएगा। तो अब इसी आधार पे अगर मान लीजिए कि रिएक्शन रिएजेंट फ्री रेडिकल है, माने आर पे कोई ऐसा मुक्त मूलक माने फ्री रेडिकल, यही है आपका मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल। ये हो सकता है कि प्लस चार्ज हो तो धनायनिक होगा, अगर यही माइनस चार्ज हो तो ऋणायनिक होगा। अब इसी आधार पे हम देखेंगे कि कब ये बनता है, कब ये बनता है, कब ये बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकन। ये इंपॉर्टेंट भी है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और सिलेबस में अगर मैकेनिज्म इस चैप्टर से आता है तो यकीन मानिए यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि एनसीईआरटी में केवल इसी एक मैकेनिज्म की चर्चा इस चैप्टर में की गई है, बाकियों की चर्चा इस चैप्टर में नहीं की गई है। तो ये देखिए मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकन क्या होता है। तो वह बहुलकन जिसमें अभिक्रिया या अभिक्रियक मुक्त मूलक हो, मुक्त मूलक होता है वह बहुलकन जिसमें अभिक्रियक जो होता है वो मुक्त मूलक होता है। अब देखिए मुक्त मूलक का निर्माण का एक शर्त है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन है और टूटे, तो ये टूटने के लिए ये देखिए बेटा सूर्य प्रकाश है या पराबैंगनी किरण, तो ये क्या होगा कि जैसे यहां क्लोरीन और क्लोरीन है ना, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का। अगर दोनों लोग अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले ले तो मुक्त मूलक का निर्माण हो जाता है। इस बात को समझने की जरूरत है। यानी अब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, तुम ही बताओ। तो ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये Cl, इसी को मुक्त मूलक कहते हैं। अब ये देखिए कि यहां पे Cl फ्री रेडिकल को बना दुगो, इसी को हम क्लोरीन मुक्त मूलक कहते हैं। अच्छा, इसकी शर्त क्या है कि ये हेल्प की उपस्थिति में होता है। He हेल्प, हेल्प का मतलब H माने हीट यानी ऊष्मा, E माने इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, L माने लाइट यानी प्रकाश। देखिए प्रकाश को हम लोग कई तरह से लिखते हैं, कहीं पे प्रकाश hν यानी फोटोन के रूप में लिखा जाएगा, इसका मतलब ही प्रकाश है, और कहीं कहीं पे इसको यूवी यानी पराबैंगनी किरण, अल्ट्रा वायलेट, ये बेटा फोटोन को रिप्रेजेंट करता है, फोटोन, और इसका मतलब हो गया पराबैंगनी किरण, है ना। अब ये देखिए इस प्रकार से होता है, और P का मतलब होता है पैरोक्साइड। अब ये देखिए पैरोक्साइड माने H2O2 भी हो सकता है, हाइड्रोजन पैरोक्साइड, या बेंजोइल यानी कार्बनिक पैरोक्साइड भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5,
ये हो गया बेंजोइल, क्या हो गया बेटा, बेंजोइल पैरोक्साइड। तो मैं क्या बता रहा हूं कि मुक्त मूलक अभिक्रिया के लिए आपको ये चार स्थितियां होनी चाहिए। या तो उसमें हीट होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, या पैरोक्साइड होनी चाहिए। मतलब अगर कहीं भी किसी अभिक्रिया में मैं ये देख लूं या ये देख लूं या ये देख लूं या ये देख लूं, तो एक चीज तो तय है कि हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि देखिए पाई आबंध है तो योगात्मक है, और इन सबों में से कुछ भी है तो मुक्त मूलक है। समझ गए मेरी बात? यानी इस चीज को ध्यान देना है कि योगात्मक अभिक्रिया के लिए आपको पाई आबंध की उपस्थिति होनी चाहिए, और मुक्त मूलक के निर्माण के लिए हेल्प की उपस्थिति। हेल्प का मतलब H माने हीट यानी ऊष्मा, E माने इलेक्ट्रिसिटी माने विद्युत, L माने लाइट माने प्रकाश, P माने पेरोक्साइड माने H2O2 या बेंजोइल पेरोक्साइड। ये बात होती है। अब देखिए यहां पे, अब मैं मुक्त मूलक विधि का वर्णन करूंगा उदाहरण लेते हुए। एक बहुलक का निर्माण करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे मुक्त मूलक बहुलकन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया तीन चरणों में संपन्न होती है। अब ये देखिए बेटा, बहुत सुंदर सा आ रहा है। तीन चरण होंगे। देखिए, पहला होगा श्रृंखला प्रारंभन पद, दूसरा होगा श्रृंखला संचरण पद, और तीसरा होगा श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद। एक में अभिक्रिया जो शुरुआत होगी, इनिशिएट होगा। दूसरे में अभिक्रिया के दौरान लंबी श्रृंखला का निर्माण होगा, श्रृंखला बढ़ती जाएगी, और इसी समय देखना है कि जो चीज बढ़ा रहा है वो धनायन है, ऋणायन है कि मुक्त है। और तीसरी होगी कि अंत हो जाएगा और अभिक्रिया से हमें उत्पाद प्राप्त होगा। इसमें मध्यवर्ती का निर्माण होगा, है ना? तो ये बात देखनी है। तो पहला हम लोग इसका उदाहरण लेते हुए करते हैं। उदाहरण लेते हैं पॉलीथीन का निर्माण। अब ये देखिए, पॉलीथीन का जब आप निर्माण करते हैं तो इसमें जो उत्प्रेरक यूज होता है, उत्प्रेरक होगा बेंजाइल पैरोक्साइड, और एकलक होगा एथीन, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अब मैं पहला लेता हूं श्रृंखला प्रारंभन पद। ठीक है, तो श्रृंखला प्रारंभन पद में क्या करेंगे? इस पद में अभिक्रिया
का आरंभ होता है एवं मुक्त मूलक का निर्माण होता है। ये चीज समझिए। जैसे सबसे पहले क्या है, अपने पास है बेंजोइल पेरोक्साइड यानी C6H5C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, एक और वो लीजिए, और C6H5। बेटा जी इसको ऐसे भी आप लिख सकते थे, C डबल बॉन्ड O, नीचे आप रिंग दे दो, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O। ये ऐसा भी लिखा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ये दोनों एक ही बात है। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, हीट यानी माइल्ड हीट, या मैंने बोला हेल्प, कुछ भी ले सकते हैं, HELP कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे ही आप लेंगे तो यहां से ये देखिए, ये पेरोक्साइड आबंध, पेरोक्साइड आबंध है। माने जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन एकल आबंध होता है उसे पेरोक्साइड आबंध कहते हैं। यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एकल आबंध हो तो एकल। ये तो ये वाला इधर की तरफ शिफ्ट करेगा और ये वाला इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, और जब ये जाएगा, इसका नाम क्या हुआ, बेंजाइल पेरोक्साइड। ये क्या है बेटा, ये तो मैंने बताया है, बेंजाइल पेरोक्साइड। अब ये देखिए इसमें क्या होता है कि यहां दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो क्या बनेगा भाई, ये पूरा रहेगा C6H5C डबल बॉन्ड O, और ये O पे ये फ्री रहेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया ना बेटा, तो दो को था तो एक इधर आ गया, और एक इसी प्रकार का ये भी बनेगा, देखो C6H5C डबल बॉन्ड O, और ये यानी दो ठो बने हैं। इसको बेंजॉइल मुक्त मूलक कहेंगे। ये हो गया बेंजॉइल मुक्त मूलक। अब ये देखिए बेंजॉइल मुक्त मूलक हो गया। अब इस बेंजॉइल मुक्त मूलक से रिएक्शन आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा उस चीज को देखिए, एकदम सरल है। अब ये देखिए बेंजॉइल मुक्त मूलक ले लिया आपने, C6H5C डबल बॉन्ड O, और इसको ये प्रोसीड करेगा खुद ही। अब ये देखिए बेटा यहां पे भी दो इलेक्ट्रॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये वाला भी इधर आ जाएगा, तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, ये वाला भी इधर आ जाएगा और ये वाला भी इधर आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो स्थिति हो जाएगी C6H5, और ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये वाला ये यहां आ गया, ये और ये जो है C डबल बॉन्ड O तो था ही, और फिर डबल बॉन्ड O हो गया, तो ये यानी CO2 बन के गैस निकल जाएगा। ये जो बना वो फेनिल मुक्त मूलक है। अब ये देखिए ये फेनिल मुक्त मूलक क्या करेगा, ये C6H5 CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे वर्क करेगा। अब फिर यहां देखिए एक पाई बंद है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो जाएगा, ये देखिए एक इधर आ जाएगा, एक इधर चला जाएगा, और ये यहां पे जुड़ेगा, और ये बन जाएगा C6H5 CH2
CH2 और ये देखिए यही अब अभिक्रियक है। अब ये मुक्त मूलक आगे अभिक्रिया को बढ़ाएगा। ये जो है अभिक्रियक हो गया। अब ये अभिक्रिया आगे बढ़ जाएगी और फिर हम एंटर करेंगे सेकंड पद में, जिसे कहेंगे श्रृंखला संचरण पद। अब ये देखिए श्रृंखला संचरण पद, दूसरा है श्रृंखला संचरण पद। इस पद में बहुलक की लंबी से लंबी संभव श्रृंखला का निर्माण होता है। में बहुलक की लंबी से लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है। अब देखिए, अब आपको ये ध्यान देना है कि कितनी कितनी एकलक इकाइयों को आप यहां पे जोड़ते हैं। मान लिया जाए कि ये C6H5 CH2 है, इसको N-A3 से जोड़ दीजिए, CH2 CH2 से, तो कैसे होगा देखिए। C6H5 ये CH2, फिर देखो बेटा ये भी इधर खुलेगा, ये वाला जाके जुड़ेगा, ये फिर आगे जुड़ेगा, नहीं? जैसे दो आदमी ऐसे जुड़े हैं, मैं इधर खोल लूंगा, वो उधर खोल लेंगे, आगे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो ये CH2 ये वाला जुड़ गया, फिर ये आगे CH2 हो गया, फिर ये CH2 फ्री रेडिकल, मतलब ऐसे सोचिए कि जैसे ये डबल बॉन्डेड है, एक इधर खुला एक उधर खुला, फिर उसके बगल वाले ने जो उधर खुला था वो अपने से अगले वाले को जोड़ेगा, उधर से भी एक आएगा, फिर वो एक आगे चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि दो लड़के हैं, ये दोनों हैं, ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हैं, दो लड़कों का जोड़ा है, दोनों हाथ ऐसे पकड़ के खड़े हैं। अब मैं कह रहा हूं कि आपस में जोड़ लीजिए, तो मैं इधर हो गया, उधर वाला लड़का जो था ऐसे पकड़ा था वो इधर हो गया। अब मैंने इधर वाले का हाथ पकड़ लिया, उसने उसका पकड़ लिया, उसने उसका पकड़ लिया, इस तरह से लंबी श्रृंखला का निर्माण होगा यहां से लेकर वहां तक। इस चीज को ध्यान दीजिए। तो अगर इस लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो ये संचरित पद कहां तक जाएगा? यहां तक जाएगा। अभी ये भी मध्यवर्ती है, क्या ये भी एक मध्यवर्ती है। अब समापन पद पे आते हैं। समापन पद में क्या होगा कि ये आपस में जुड़ेंगे। जैसे समापन पद, तो इस पद में अंतिम उत्पाद या परिणामी बहुलक प्राप्त होता है। अभी ये देखिए क्या होगा। ये वाला ले लिया, क्या है भाई, C6H5 CH2 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 और फिर लास्ट में एक CH2 बच ही गया।
ऐसी संरचनाएं C6H5 CH2 CH2 CH2, अब ये है, मतलब कोई जरूरी नहीं है, और भी लंबी श्रृंखला हो सकती है। तो ऐसी दो श्रृंखलाएं आपस में जब ये जुड़ेंगी, ये दोनों मान लो जुड़ गई, तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, और एक लंबी श्रृंखला मिलेगी जिसमें कि आपकी C6H5 CH2 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 का N और फिर ये देखिए, ये लिख लिया हमने, और फिर इसको यहां से जोड़ देंगे, फिर ये वाला आ रहा है CH2, ये वाला आ गया, फिर ये आ जाएगा CH2 CH2 का N, फिर CH2 और फिर लास्ट में C6H5। ये है बेटा ये पॉलीथीन। आप कहेंगे कि सर इसमें ये क्या है, ये क्या है, तो ये अभिक्रियक का कुछ अंश उसमें रहेगा, ये हटेगा नहीं। हाँ, इसकी वजह से प्लास्टिक में कुछ ना कुछ स्मेल रहेगी, गंध रहेगा, जो भी रहेंगे ये कार्बनिक पदार्थ उसमें जुड़ा रहेगा। लेकिन ये जो है ये पूरा का पूरा पॉलीथीन का एक उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये क्या हुआ, ये आपका अभी इसमें देखिए श्रृंखला बढ़ रही है, तो इसे चूंकि इसमें श्रृंखला का निर्माण होता है, तो इसे हम श्रृंखला वृद्धि बहुलक कहते हैं। ये योगात्मक बहुलक ही है, लेकिन इसको मैंने श्रृंखला बढ़ाना, देखिए पहले एक छोटी सी श्रृंखला का निर्माण हुआ, फिर एक बड़ा, फिर एक बड़ा, फिर एक बड़ा, फिर एक बड़ा, तो इस प्रकार से श्रृंखला वृद्धि बहुलक हमें प्राप्त होता है क्रमिक विकास के फलस्वरूप। इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपका हुआ मुक्त मूलक विधि से। अगर मान लिया जाए कि ये जो 3 चरणों में संपन्न किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि पॉलीथीन के निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करें, तो आपको पूरा प्रक्रिया आपको बनाना पड़ेगा। दूसरा है बेटा जी धनायनिक योगात्मक बहुलक।